तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बता दिया था ये एक्रूड इनकम का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर वो एक्रू हुआ है तो आपको तो वो इनकम लेनी पड़ेगी इस पीरियड की, क्योंकि एक्रू तो हो गया है। तो आप क्या करोगे, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट करोगे और इनकम को बुक करोगे टू रेंट अकाउंट, ठीक है। बट उसके बाद जब आपको फिर वो पेमेंट मिलेगी तब उसको दोबारा से रेंट में नहीं लोगे, बल्कि उसके एक्रूड रेंट आपका डेबिट किया था उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये डेबिट क्रेडिट उस तरह से खत्म होता है। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर इनकम एडवांस में रिसीव हुई होगी तो क्या वो इस पीरियड का इनकम माना जाएगा? द आंसर इज नो। एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे जैसे मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, ठीक है ना, सपोज मैं फीस भी लेता और मैंने बच्चों को बुलाया कि ठीक है मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। मेरा नहीं हो रहा है, मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ, जैसे बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से और मैं ख़त्म करूँगा ये 15 मई को। तो इस बैच की जो फ़ी रहेगी वो 1000 रुपया पर स्टूडेंट रहेगी, 1000 रुपया पर स्टूडेंट रहेगी। अब मुझे बता दो 31 मार्च तक मेरे पास सपोज 50 बच्चों की फ़ीस 50,000 रुपया आ गई है। मैंने एंट्री क्या कर दी, मैंने बोला ठीक है ये वो आ रहा है ट्यूशन फ़ी है, तो मैंने जब एंट्री कर दी मैंने एंट्री की है अभी तक कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फ़ी। तो मैंने 50,000 की ट्यूशन फ़ी, मेरा क्या होता है यहाँ पर, ट्यूशन फ़ी मेरा इनकम होता है। तो मैंने 50,000 की इनकम बुक कर दी है। तो क्या ये मेरे इस साल की इनकम है? जो साल 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो क्या इस पीरियड की इनकम है? नहीं सर। क्यों सर? सर्विसेज है आपकी और सर्विसेज आप अप्रैल में दोगे, इस पीरियड में दोगे सर, ये आपका अगले साल में इनकम होना चाहिए, इस साल में ये आपका इनकम नहीं होना चाहिए। क्यों? ये आपको जो मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा कि ये रेवेन्यू आपका अगले पीरियड से पर्टेन करता है। सर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री तो ठीक है रिसीट बेस पे कर रहे हो, बट इनकम आप इसको इस साल में नहीं लोगे, मैचिंग कंसेप्ट पिट जाएगा, ये इनकम आपकी अगले साल की है। तो मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करूँगा? एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये मैं क्या बोलूँगा, मेरी लाइबिलिटी है अभी, दिस इज़ माई लाइबिलिटी। मैंने बच्चों से एडवांस में लिया, कल को अगर बच्चे मुझसे ना पढ़े तो मुझे उनको रिफंड करना पड़ेगा, अगर मेरी पॉलिसी है तो, या मैं नहीं दे पाऊंगा तो मुझे वापस करना। तो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, ये मैंने एडवांस में पैसा लिया है। तो मैं क्या करूँगा, ट्यूशन फ़ी जो मैंने इनकम मानी थी 50,000 की उसको डेबिट करूँगा। तो मैं ट्यूशन फ़ी को कम करूँगा, क्योंकि इस साल की ट्यूशन फ़ी है ही नहीं है 50,000। तो ट्यूशन फ़ी अकाउंट डेबिट करता हूँ 50,000 और क्रेडिट करता हूँ ट्यूशन फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये मेरी लाइबिलिटी है अभी, ट्यूशन फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस। हो सकता है मैंने बोला होगा कि मैं 27, 28, 29 को डेमो दूंगा, उसके बाद आपको पसंद आएगा तो आप अदरवाइज आप रिफंड कर देना, रिफंड ले लेना। फर्स्ट को मैं 2 डेमो दूंगा, फिर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो वापस ले लेना पैसे। तो मैं इसको अभी इनकम नहीं ले सकता हूँ और मेरी ये लाइबिलिटी है जब तक वो मेरी इनकम ना बन जाए, ठीक है ना। तो ट्यूशन फ़ी अकाउंट को डेबिट करता हूँ, क्योंकि मैंने इनकम पहले ही माना था, उसको कम करूँगा, डेबिट करूँगा, और ट्यूशन फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करूँगा, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को डाउट होता था कि सर ये फ़ी था, उसने फ़ी को माना था इनकम। तो जब आप सर्विसेज क्रेडिट में देते हो, आप गुड्स क्रेडिट में देते हो, तो आप एंट्री क्या करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट सेल्स। सर्विस आप जवाब देते हो, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इंजीनियर्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स अपनी सर्विस देते, चार्टर्ड अकाउंट्स अपनी सर्विस देते हैं, तो वहाँ पे वो सर्विस फी अपनी इनकम मानते हो। सर्विस फी किसी भी नाम से हो सकता है, जब मैं ट्यूशन फी लेता हूँ तो ट्यूशन फी नाम से इनकम मानता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, बोलता हूँ आपको, ठीक है ना। इसी तरह से डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी फी लेता होगा, तो वो क्या करेगा तब, अगर कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फी इनकम करेगा, और अगर क्रेडिट में दे दिया तो क्या करेगा, डेटर जो उसका डेटर को डेबिट करेगा और क्रेडिट अपनी कंसल्टेंसी फी करेगा। तो आपका वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, उसका आंसर वही, आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने कर दिया आपको इनकम रिसीव्ड एडवांस। अब एक और एडजस्टमेंट हम करेंगे डेप्रिसिएशन की, हालांकि इसमें मुझे बताना नहीं है आपको, तो इसमें तो आप महान हो गए हो सर। डेप्रिसिएशन का जो खर्चा करते हैं ना, जो एक्सपेंस डालते हैं, वो भी बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री है। आपने जब उस एसेट को लाया, आपने बिल्डिंग लाई 10 लाख की, बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, तो आपने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर आपने तो 10 लाख का पूरा एसेट माना, पर मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा कि यार इस साल तो खर्चा जाना चाहिए। चलो आप बोलोगे कि बिजनेस की इस बिल्डिंग की लाइफ सपोज 10 साल है, तो आप क्या बोलोगे, सर इस साल खर्चा जाना चाहिए 1 लाख रुपया।
तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन करोगे। तो इस साल के मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से आप 1 लाख का खर्चा डालोगे, तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 1 लाख का। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने उस खर्चे को क्या किया, जो आपने 10 लाख का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से 1 लाख का आपने या डेप्रिसिएशन हो गया है, तो उसको आप क्या करोगे, पीएनएल में लोगे। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग करोगे और डेप्रिसिएशन को आप क्या लोगे, फिर पीएनएल में लोगे। फिर आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप ओवर फ्रीज हो गया, ओवर शट डाउन होगा, तो अनफॉर्चुनेटली आपको पार्ट 3 भी देखना पड़ेगा। आई एम लिटरली फेड अप विद माई लैपटॉप।